नमस्कार दोस्तों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है रीट को लेकर और रीट में भी हम बात करेंगे इंडिया ज्योग्राफी की। तो देखो, इंडिया ज्योग्राफी में हमारे एक चैप्टर हो चुका है स्थिति विस्तार, दूसरा चैप्टर चल रहा है कौन सा, भारत के भौतिक प्रदेश या भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में आज अपनी कौन सी क्लास है? 5 क्लास हैं, 4 क्लासें हो गई हैं। जो आपको 5वीं क्लास की प्ले लिस्ट इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको क्लासें मिल जाएंगी। उसमें आपको रीट की क्लासें मिल जाएंगी, रीट के साथ साथ हिस्ट्री और राजस्थान ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी की क्लासें मिल जाएंगी। और देखो, डिस्क्रिप्शन में भी हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर आप हमारी क्लासों की PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं भौतिक विभाजन की। और भौतिक विभाजन में अपना चर्चा चल रही है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की। और उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हमने 3 भागों में बांटा था, ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ट्रांस हिमालय की बात अपनी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में अपनी चर्चा चल रही है कौन सी? मुख्य हिमालय की। तो देखो, मुख्य हिमालय को भी हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे, महान हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। महान हिमालय की हमने कल बात की कि महान हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर है। आकृति कैसी है? चापाकार आकृति है। इसके बाद में इसकी ऊंचाई कितनी है? औसत 6100 मीटर है। इसके अलावा मुख्य हिमालय की पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है, पूर्व में चौड़ाई क्या है? कम है। इसके बाद में हम बात करें महान हिमालय की। तो देखो, महान हिमालय की जो उत्तरी ढाल है वहाँ मंद ढाल है, बल्कि दक्षिणी ढाल कैसे हैं? तीक्ष्ण व गहरे खड़े ढाल हैं। इस कारण उत्तरी ढालों पर क्या पाई जाती है? बर्फ दिखाई देती है या बर्फ फैली हुई है, हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके बाद में मैं बात करूं कि जो हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है वह विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो पहली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला है। बल्कि हिमालय पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय में भी जो वृद्ध हिमालय या मुख्य हिमालय है, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पाई जाती है। इसके बाद में दूसरी ऊंची चोटी है माउंट केटू हिमालय के अंदर, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करते हैं हम महान हिमालय की पाई जाने वाली प्रमुख चोटियों की। तो देखो, महान हिमालय में कौन कौन सी चोटियां पाई जाती हैं ऊंची, उनकी हम बात करें तो देखो, सबसे पहले मैंने बात की कि महान हिमालय या मुख्य हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। और यहीं पे नंगा पर्वत के पास एक नदी है, कौन सी? सिंधु नदी। सिंधु नदी घाटी से लेकर कहां तक है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक। सिंधु नदी से कहां तक है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक। अब देखो, कई बार प्रश्न आता है कि महान हिमालय में पाई जाने वाली चोटियों का पश्चिम से पूर्व क्रम क्या होगा, या पूर्व से पश्चिम क्रम क्या होगा, या निम्नलिखित चोटियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखो, महान हिमालय में जो प्रमुख प्रमुख चोटियां हैं, उन सभी चोटियों को इस डायग्राम में दर्शाया गया है, जिनका पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व भी क्रम दे रखा है। तो देखो, हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो सबसे पहले पश्चिम में जो महान हिमालय की ऊंची चोटी है वो नंगा पर्वत है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। और यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में इसकी कोई ऊंची चोटी नहीं है। इसके आगे हम आएंगे कहाँ पर? उत्तराखंड में। ये सारी की सारी चोटियां कहाँ हैं? उत्तराखंड में है। तो देखो, उत्तराखंड में सबसे पहले हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे तो बंदरपूंछ ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 6320 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 6320 मीटर। इसके बाद में है केदारनाथ है, बद्रीनाथ है और कामेट। केदारनाथ की ऊंचाई कितनी है? 6968 मीटर। बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7138 मीटर। फिर देखो, इसके बाद में कामेट जो ऊंची चोटी है यह 7756 मीटर है। और कामेट की हमने एक पहले भी चर्चा कर चुकी हैं कि कामेट ऊंची चोटी किस पर्वत श्रेणी की है। तो देखो, कामेट है जास्कर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और मैंने क्या बताया कि उत्पत्ति और संरचना के आधार पर तो यह किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। उत्पत्ति और संरचना के आधार पर तो महान हिमालय का, बल्कि बनावट के आधार पर किसका भाग लगता है? जास्कर पर्वत, ट्रांस हिमालय का भाग लगता है। इसलिए कामेट पर्वत श्रेणी दोनों में पाई जाती है। एक तो जास्कर में भी देखने को मिलती है और महान हिमालय में भी हमें कामेट ऊंची पर्वत चोटी देखने को मिलती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 7756 मीटर है। इसके बाद में त्रिशूल जो ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 7126
40 मीटर। फिर देखो इसके बाद में नंदा देवी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। और नंदा देवी की आपको एक विशेषता ध्यान रखनी है कि नंदा देवी हिमालय की भारत में स्थित तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। कैसी ऊंची चोटी है? तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, दूसरी नंगा पर्वत और तीसरी है नंदा देवी। तो ये सारी की सारी ऊंची चोटियां कहां हैं? उत्तराखंड में। कहां हैं? उत्तराखंड में। आगे हम बात करें कि धौलागिरी ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8172 मीटर। अन्नपूर्णा ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। मनसालू, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट, मंकालू और ये सारी की सारी ऊंची चोटियां कहां हैं? नेपाल में है। ये सारी की सारी कहां हैं? नेपाल में है। इसके बाद में देखो आगे चलेंगे हम, भूटान की बात करें तो चौमोल हारी ऊंची चोटी 7327 मीटर ऊंची चोटी है। यह कहां है? भूटान में है। कुला कागड़ी जो ऊंची चोटी है भूटान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7554 मीटर है। फिर हमने सिक्किम में एक ऊंची चोटी छोड़ दी, कौन सी? कंचनजंगा। कौन सी ऊंची चोटी है? कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8598 मीटर है, जो किसमें स्थित है? सिक्किम में स्थित है, जो हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नोट लगा के ये चीज भी ध्यान रखना। आगे हम इनकी फिर से चर्चा करेंगे, जो जो मुख्य पर्वत चोटियां हैं उन सभी की क्या करेंगे? हम चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों आगे हम इसकी सबसे पूर्व में स्थित ऊंची चोटी है उसकी बात करें तो वो सबसे पूर्व में स्थित ऊंची चोटी है नामचा बरवा, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। और यह नामचा बरवा ऊंची चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो देखो पूर्व में सबसे ऊंची चोटी स्थित भारत में कौन सी है? नामचा बरवा। और पश्चिम में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत। अब देखो हम इनकी मुख्य मुख्य पर्वत चोटियों की बात करते हैं। तो सबसे पहले है कि हिमालय में स्थित प्रमुख चोटियां जिनका क्रम कैसा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। तो देखो सबसे पहले हम बात करें नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? लद्दाख या जम्मू कश्मीर में, इन दोनों की सीमा पर स्थित है। यह भारत की तीसरी ऊंची चोटी है। हिमालय में स्थित भारत की तो तीसरी ऊंची चोटी है, लेकिन हिमालय में स्थित भारत की कैसी ऊंची चोटी है? दूसरी ऊंची चोटी है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8126 मीटर। तो देखो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछे सीधा कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको नंगा पर्वत बताना है, आपको कंचनजंगा बताना है। और आपसे पूछ ले कि हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब आपको नंगा पर्वत बताना है। तो देखो हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी ये है और हिमालय में स्थित दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी कौन सी है? नंगा पर्वत है। तो देखो भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात की हमने तो कौन सी है? कराकोरम। कराकोरम या केटू। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और तीसरी कौन सी हो गई? नंगा पर्वत। लेकिन प्रश्न घुमाकर दे दे आपकी कि हिमालय में स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तब अपना आंसर क्या हो जाएगा? नंगा पर्वत। आगे आते हैं हम बंदरपूंछ। बंदरपूंछ की ऊंचाई कितनी है? 6320 मीटर है। और किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो देखो इस पर्वत चोटी पर यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है। कौन सा ग्लेशियर स्थित है? यमुनोत्री ग्लेशियर स्थित है, जहां से किस नदी का उद्गम होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। आगे देखिए केदारनाथ 6968 मीटर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद में बद्रीनाथ 7138 मीटर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। इस बद्रीनाथ की विशेषता है कि इस बद्रीनाथ पर एक ग्लेशियर पाया जाता है। कौन सा? सतोपत ग्लेशियर पाया जाता है, जहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। किस नाम से? अलकनंदा नदी के नाम से उद्गम होता है। अर्थात इस सतोपत ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है। आगे देखो कामेट ऊंची चोटी है 7756 मीटर, उत्तराखंड में है। और देखो कामेट को महान हिमालय का भाग भी बताया जाता है और जास्कर पर्वत श्रेणी का भी भाग बताया जाता है। आगे देखो त्रिशूल 7140 मीटर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद में इंपोर्टेंट है, मोस्ट लगा के लिख लेना, नंदा देवी 7817 मीटर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है।
इसमें देखो नंदा देवी भारत की हिमालय में स्थित तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखो अब नाम दे दिया आपको हिमालय, तो हिमालय की पूछे तो तीसरी ऊंची चोटी है, और डायरेक्ट पूछे कि भारत की नंदा देवी कितने नंबर की ऊंची चोटी है, तो कौन सी हो जाएगी, 4 नंबर की हो जाएगी। पहली कौन सी हो जाएगी, कराकोरम, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी नंगा पर्वत, और चौथी कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी। लेकिन हिमालय की तीसरी आ गई तो पहली कौन सी हो गई, पहली है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,598 मीटर। इसके बाद में दूसरी कौन सी है, हिमालय की नंगा पर्वत, और नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 8,126 मीटर, और यह कहां स्थित है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की सीमा पर स्थित है। तो देखो, तथा कुमाऊं हिमालय की कौन सी ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अब आगे हम जैसे प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ेंगे या समकोणीय वर्गीकरण पढ़ेंगे सिडनी बुराड के अनुसार, तब हम हिमालय को 4 या 5 भागों में बांटेंगे, जिसमें एक नाम आएगा अपना कुमाऊं हिमालय, और कुमाऊं हिमालय की पूछे सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी हो जाएगी, नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखो धौलागिरी 8,172 मीटर, इसमें आपको ध्यान रखना है किस देश में स्थित है, नेपाल में। अन्नपूर्णा 8,078 मीटर, किस देश में स्थित है, नेपाल में। इनके नाम याद करने हैं। इसके बाद में देखो मनसालू किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। आपको इनमें देखो याद कौन सी करनी है, इंपॉर्टेंट, इसको स्टार लगा लो, नंगा पर्वत को, बंदरपूंछ को स्टार लगा लो, इसके बाद में बद्रीनाथ को स्टार लगा लो, इसके बाद में आगे देखो नंदा देवी को स्टार लगा लो, और एक आप कामेट को भी क्या लगा लो, स्टार, क्योंकि यह 2 पर्वतों के मध्य दिखाई देती है। इसके बाद में आगे चलें तो गौरी शंकर 8,144 नेपाल देश में से। माउंट में क्या लगा दो आप, माउंट एवरेस्ट में भी स्टार लगा दो, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, किस देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। तो देखो इस पर्वत चोटी की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, उनकी हम बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल देश में स्थित है। इसके बाद में देखो यह नेपाल में स्थित विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसे तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहा जाता है। तिब्बती भाषा में इसे किस नाम से जानते हैं, चोमोलुंगमा या सागरमाथा भी कहा जाता है। और सागरमाथा का शाब्दिक अर्थ या चोमोलुंगमा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पर्वतों की रानी। क्या होता है, पर्वतों की रानी होता है, जिसे आप मोस्ट लगाकर लिख लो, क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसके बाद में मकालू 8,481 मीटर, किस देश में स्थित है, नेपाल में। अब देखो कई बार प्रश्न आ सकता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट जो ऊंची चोटी है वह किस देशों के समूह में स्थित है, भारत नेपाल, भारत चीन, भारत भूटान और भारत म्यांमार। तो इसमें आपको बताना है भारत ने देकर नेपाल के साथ में आपको क्या लेना है, चीन को लेना है। क्यों, क्योंकि चीन की सीमा के नजदीक माउंट एवरेस्ट ऊंची चोटी स्थित है। आगे हम बात करें कंचनजंगा, जिसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो कि हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की वैसे पूछे तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर, किस राज्य में स्थित है, सिक्किम में स्थित है। आगे देखो दोस्तों, यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की तो कितने नंबर की आ गई, तीसरी आ गई। तो देखो विश्व की सबसे ऊंची चोटी 1 नंबर पे कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। देखो ये चीजें आप बार बार लिख लिया करो ताकि ये चीजें सामने आए तो आपको याद हो जाएं। इसके बाद में दूसरी है माउंट केटू, और तीसरी कौन सी हो गई, कंचनजंगा। आगे देखो पश्चात भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की कैसी है, दूसरी ऊंची चोटी है, लेकिन भारत की हिमालय में स्थित सबसे ऊंची चोटी हो गई। देखो 3 प्रकार से कंचनजंगा से संबंधित 3 प्रश्न बन गए कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो देखो कंचनजंगा से 3 प्रश्न बन गए। इंपॉर्टेंट ऊंची चोटी है, सिक्किम राज्य में स्थित है, तो आप इंपॉर्टेंट करके इसको लिख लो। आगे देखो चौमोलहारी 7,327 मीटर, किस देश में स्थित है, भूटान में। कुला कांगड़ी को आप इंपोर्टेंट कर लो, क्या कर लो, कुला कांगड़ी को इंपोर्टेंट कर लो, जिसकी ऊंचाई 7,554 मीटर और किस देश में स्थित है, भूटान में स्थित है। इसके बाद में यह भूटान की सबसे ऊंची चोटी है,
और लास्ट चोटी की हम बात करें तो देखो नामचा बरवा 7,756 मीटर अरुणाचल प्रदेश की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, जो भारत की पूर्व में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। व्रत हिमालय की पूर्व की ओर अंतिम पर्वत चोटी है। तो देखो पर्वत चोटियों के बाद में हम बात करें महान हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर, कौन से ग्लेशियर हैं, प्रमुख ग्लेशियर हैं। उन ग्लेशियरों की हम बात करें तो उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है सतोपत ग्लेशियर, कौन सा है, सतोपत ग्लेशियर है। इसके बाद में है मिलाम ग्लेशियर है, इसके बाद में गंगोत्री ग्लेशियर है, इसके बाद में यमुनोत्री ग्लेशियर है, इसके बाद में पिंडार ग्लेशियर है। तो देखो सतोपत ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, भागीरथी नदी का। किस नदी का उद्गम होता है, भागीरथी नदी का उद्गम होता है। मिलाम ग्लेशियर से काली या शारदा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है, काली या शारदा नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में गंगोत्री नदी ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, अलकनंदा। अलकनंदा नदी का उद्गम होता है, अर्थात अलकनंदा व भागीरथी नदी दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, गंगा नदी का निर्माण करती हैं। यमुनोत्री ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, यमुना नदी का। यमुना नदी का उद्गम होता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि कौन से ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है, सुमेलित कीजिए। इसके बाद में पिंडार ग्लेशियर से पिंडार नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में देखो ये सारे के सारे ग्लेशियर इंपोर्टेंट हैं और किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद में सिक्किम में 2 ग्लेशियर पाए जाते हैं, जेमू ग्लेशियर और एक कंचनजंगा ग्लेशियर। इसके बाद में आगे हम बात करें महान हिमालय के प्रमुख दर्रे, किसकी बात कर रहा है, महान हिमालय के प्रमुख दर्रे, जिनमें बात करेंगे हम जोजिला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, जोजिला और जेलेपला, और एक है बुर्जिल दर्रा। ये सारे के सारे दर्रे कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। इसके बाद में बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रा कहाँ हैं, हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा और रोहतांग दर्रा। इसके बाद में थ्यांगला, माना, नीति, लिपुलेख, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ हैं, उत्तराखंड में हैं। थ्यांगला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित हैं। और उत्तराखंड में देखो नेपाल, तिब्बत और भारत की सीमा पर एक त्रिकोण पर स्थित दर्रा है, कौन सा, लिपुलेख दर्रा, लिपुलेख दर्रा। इसके बाद में देखो नाथुला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में स्थित है। नाथुला, सॉरी, जेलेपला दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, जेलेपला दर्रा कहाँ है, सिक्किम में है। इसके बाद में बूमला, बोमडिला दर्रा कहाँ पर है, यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बूमला, बोमडिला और यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम इन सारे दर्रों की विशेषताओं की बात करेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, कौन सा दर्रा किसको किससे जोड़ता है, इस दर्रे की क्या क्या विशेषता है, कौन सा दर्रा भारत का प्राचीन मार्ग था, कौन सा दर्रा भारत का नवीन मार्ग है, किस दर्रे को रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा दर्रा कैलाश मानसरोवर से भारत की यात्रा को जोड़ता है। ये सारी की सारी बातें हम आगे करते हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं महान हिमालय के प्रमुख दर्रों की, जिसमें सबसे पहले हम किस दर्रे की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के दर्रों में सबसे पहले बुर्जिल दर्रे की बात करें तो यह कश्मीर घाटी को श्रीनगर के गिलगित से जोड़ता है, और यह गिलगित स्थान कहाँ स्थित है, पीओके में, अर्थात पाक अधिकृत क्षेत्र में स्थित है। आपको इतना सा ध्यान रखना है कि बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह कश्मीर घाटी को श्रीनगर या गिलगित से जोड़ता है। इसके बाद में जोजिला दर्रा, यह कश्मीर घाटी को किससे जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। कश्मीर घाटी या श्रीनगर को किससे जोड़ता है, यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में पेंसिला जो दर्रा है, यह श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह से जोड़ता है। पेंसिला दर्रा कहाँ है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है।
इसके बाद में हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों की बात करें तो देखो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दो दर्रे हैं, एक तो बड़ा लाचा दर्रा है और एक शिपकिला दर्रा है। बड़ा लाचा दर्रा है, यह मंडी को लेह से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? मंडी को लेह से जोड़ता है। अर्थात यहां पर देखो यह दर्रा, यहां है मंडी और इस मंडी को लद्दाख में एक स्थान है लेह, इस लेह से जोड़ता है। तो देखो मुख्य मुख्य दर्रे हैं, ये सारे के सारे किसको जोड़ रहे हैं? लेह से जोड़ रहे हैं। इसके बाद में देखो बड़ा लाचा दर्रा मंडी को लेह से जोड़ता है या लाहौल स्पीति की घाटी को लेह से जोड़ता है। या तो आपको नाम देखने को मिल सकता है मंडी, या आपको नाम देख सकता है लाहौल स्पीति की घाटी। और लाहौल स्पीति की घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और यह आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है। किसके उत्पादन के लिए जानी जाती है? आलू उत्पादन के लिए जानी जाती है। और लाहौल स्पीति की घाटी महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है। आप समझते हो घाटी किसे कहते हैं? जैसे मान लो कोई दो ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं और उनके मध्य में जो नीचे वाला भाग या समतल भाग होता है उसे घाटी कहते हैं या घाटी के नाम से जाना जाता है। आगे देखो शिपकिला दर्रा। तो देखो शिपकिले दर्रे की क्या विशेषता है? इस शिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसमें प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। अब देखो सतलज नदी अगर भारत में प्रवेश कर रही है तो यह भारत को किससे जोड़ेगा? तिब्बत से जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो यह यहां इस स्थान पर स्थित होगा। कहां पर? जम्मू कश्मीर और तिब्बत वाला भाग है इसके त्रिकोण पर या कोने में स्थित होगा, अर्थात जम्मू कश्मीर से लगा हुआ दर्रा है। तो देखो यह दर्रा शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, शिमला को तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। इसको किससे जोड़ता है? तिब्बत के कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। और इस दर्रे से सतलज नदी कहां प्रवेश करती है? भारत में प्रवेश करती है। आगे देखो उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात करें तो थांगाला या थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, मानाला दर्रा, नीतीला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये सारे के सारे उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। ये सारे के सारे दर्रे किसको किससे जोड़ते हैं? भारत को तिब्बत या चीन से जोड़ते हैं। या भारत के राज्य की बात करें तो उत्तराखंड को किससे जोड़ रहे हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं, अर्थात उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट देखो, ये तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है, लेकिन विशेषता आपको सिर्फ और सिर्फ किस दर्रे की याद रखनी है? लिपुलेख दर्रे की याद रखनी है। क्यों याद रखनी है? क्योंकि यह दर्रा भारत, नेपाल और चीन के किस पर स्थित है? त्रिकोण पर स्थित है। किस पर स्थित है? त्रिकोण पर स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड के विभिन्न तीर्थ स्थल जैसे पंचप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि को तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है? उत्तराखंड में जो भी तीर्थ स्थल हैं उनको तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? लिपुलेख दर्रा है। अब देखो इस लिपुलेख दर्रे के बाद में हम बात करें सिक्किम के हैं, एक तो नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा। तो देखो सिक्किम में स्थित जो भी दर्रे हैं यह भारत को किससे जोड़ते हैं? भारत को भूटान या तिब्बत से जोड़ते हैं। तो देखो सिक्किम, यह दर्रा सिक्किम या गंगटोक को तिब्बत की राजधानी है लहासा या चीन से जोड़ते हैं। यह भारत का चीन के बीच प्राचीन रेशम मार्ग है। कैसा हिस्सा था? प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा है। अर्थात देखो प्राचीन समय में, इसकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताऊं कि प्राचीन समय में रेशम का उत्पादन कहाँ किया जाता था? चीन में किया जाता था। और जब भारत ने चीन से अपील की कि भाई हमें रेशम मार्ग के उत्पादन या रेशम के कुछ बीज दे दो, तो चीन ने क्या कर दिया? मना कर दिया। क्यों? क्योंकि चीन हमेशा से ही कैसी नीति रखता है? सेल्फिश या अपनत्व की नीति रखता है। वह किसी भी दूसरे देश का साथ देना नहीं चाहता। तो भारत ने रेशम मार्ग के बीज मांगे या जो भी पौध थी या जो भी पौधा था वो मांगा, तो चीन ने मना कर दिया। अब चीन तुक्केबाजी है ही, तुकड़मबाज है, हर चीज में क्या लगाता है? तुकड़म लगाता है कि चलो उसने डायरेक्टली तो मना कर दिया, हमने संवैधानिक तौर पर या जो भी कानूनी तौर पर उनसे मांगा, उन्होंने मना कर दिया। तो क्यों ना हम तुकड़मबाजी से रेशम के बीजों को प्राप्त करें। तो इन्होंने 2 बौद्ध धर्म के दूत बनाए और कहाँ भेज दिए? चीन में भेज दिए। और उनको बोला कि आप जाओ और बौद्ध धर्म ग्रहण करो और वहां पे कुछ दिन रहो और वहां से क्या लेकर आ जाओ? आप रेशम के जो भी पौधे या बीज हैं वो लेकर आप भारत आ जाओ।
तो यहाँ से दो बौद्ध भिक्षु बनकर गए, तिब्बत में रहे, वहाँ पर बौद्ध धर्म को अपनाया, वहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैसे ही उनको पता चल गया कि रेशम के बीज या रेशम का पौधा कौन सा है, तो वो उन पौधों को लेकर कहाँ आ गए, भारत आ गए। और वो भारत में आए थे तो किस दर्रे से होकर आए थे, नाथुला दर्रे से होकर आए थे, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, प्राचीन रेशम मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखो, अब देखो फिर इस दर्रे को क्या कर दिया, 1962 में बंद कर दिया, या इस मार्ग को, भारत चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद में इस दर्रे को या इस रास्ते को या इस मार्ग को क्या कर दिया, बंद कर दिया। क्यों? चीन युद्ध के पश्चात, भारत और चीन युद्ध के पश्चात। फिर 2003 में इस दर्रे को खोलने की या इस मार्ग को खोलने की फिर से सहमति बनी और मुख्यतः 2006 में इसे क्या कर दिया, खोल दिया गया। अब देखो, भारत में जो प्राचीन, भारत और चीन के मध्य जो सर्वाधिक व्यापार होता है वो किस दर्रे से होता है, नाथुला दर्रे से ही होता है। सबसे ज्यादा व्यापार भारत में और चीन में होता है, वो किस दर्रे से होता है, नाथुले दर्रे से होता है। अर्थात इस दर्रे से भारत चीन के मध्य सबसे अधिक व्यापार होता है। आगे देखो, जलेपला दर्रा या जेलेपला दर्रा, यह सिक्किम के कलिंगपोंग को भूटान की चुम्बी घाटी से जोड़ता है। इसको किससे जोड़ता है? सिक्किम का एक स्थान है कलिंगपोंग, इसको भूटान की एक घाटी है, कौन सी, चुम्बी घाटी से जोड़ता है। इसी दर्रे के निकट डोकलाम नामक विवादित स्थान है। डोकलाम स्थित है जहां पर थोड़े दिन पहले भारत और चीन के मध्य क्या हुआ था, विवाद हुआ था। क्यों? क्योंकि भारत डोकलाम को अपना हिस्सा मानता है, बल्कि चीन इसमें क्या बता रहा है कि डोकलाम हमारा हिस्सा है। इसके बाद में देखो, अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, बोमला दर्रा, यह अरुणाचल प्रदेश को भूटान व चीन से जोड़ता है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश को चीन व तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद में है यांगयाप दर्रा, अरुणाचल प्रदेश को चीन व तिब्बत से जोड़ता है। और यह दर्रा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो देखो दोस्तों, आज हमारी महान हिमालय की बात कंप्लीट हो गई है। कल हम बात करेंगे लघु हिमालय की। लघु हिमालय में हम बात करेंगे कि कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं, उसके अलावा लघु हिमालय की और क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी की चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और जो भी पीडीएफ है यह आपको प्लस अकेडमी सीकर के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे।